Class 10, lesson number 10, the tribute, second part. This is the concluding part of the story. पिछले चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट है ये. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बबली के घर का बंटवारा हो रहा था, इसलिए उसको गांव बुलाया गया था और शाम करीब 5 बजे वो अपने गांव पहुंचा और उसके बड़े भाई उसको हमेशा की तरह लेने आए थे. द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज. गांव से बस स्टॉप थोड़ी दूरी पर था. आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम. मैं उनके पीछे रह गया था. ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क. आई जस्ट कुड नॉट स्पीक. उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे वही प्रश्न पूछा जो हमेशा वो मुझसे पूछते थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया. मेरा सूटकेस मुझे नहीं दिया उन्होंने और वो लेकर हम घर पहुंचे तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं था वहाँ पर. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. शाम हो चुकी थी. द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द स्केर्ड तुलसी प्लांट. Unlike those days, none of my nephews rushed towards me howling, "Here's uncle." मेरे कोई भी भतीजे दौड़कर मेरे पास नहीं आए जैसे वो पहले आया करते थे. My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. और मतलब मेरी भाभी ने भी मेरा स्वागत नहीं किया. Only my mother came and stood near me. केवल मेरी माँ आई, मेरे पास खड़ी हो गई वो. It was all quiet and calm. सभी शांत थे. The second brother and his wife were nowhere to be seen. मेरे जो मंझले भाई थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए, ना ही भाभी दिखाई दी. In the entire house there was an air of unusualness. कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, कुछ बदला बदला सा लग रहा था. As if the house was preparing for its ultimate collapse. ऐसा लग रहा था कि घर अपने अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहा है. I tried to be normal with everyone. मैं हर किसी के साथ नॉर्मल होने का प्रयास करने लगा. But there was that abominableness all around. My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. मेरे मंझले भाई और भाभी घर पर थे पर वो बाहर नहीं आए, मुझसे मिले नहीं और कोई भावनाएं, कोई इमोशन उन्होंने नहीं दिखाया. They were all set for the partition. वो सभी बंटवारे के लिए तैयार थे. And they cared for nothing else. और किसी बात की चिंता उन्हें नहीं थी. I could not sleep that night. मैं रात भर सो नहीं पाया. It was midday. दूसरे दिन दोपहर में 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे जो सुपरवाइज कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे बंटवारा हो रहा है. We 3 brothers were present. हम तीनों भाई वहाँ पर थे. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. मदर आसपास कहीं नहीं दिख रही थी. We were waiting for the final separation, as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. जैसे कि हम सभी उसको काटने के लिए तैयार हैं, उस बॉडी को जो हमारे माता पिता ने सींच कर जिसको बड़ा किया है. And then we would run away in 3 different directions clutching a piece each. और हम तीनों अपने अपने हिस्से लेकर एक एक अलग अलग दिशा में भाग जाएंगे. ऐसा कुछ मुझे प्रतीत हो रहा था. All the household articles were heaped in the family courtyard. जितनी भी घर की चीज़ें थी वो सामने आंगन में लाकर रख दी गई. इन सभी का बंटवारा 3 हिस्सों में होना था. All the small things of the house. घर की छोटी से छोटी चीज भी वहाँ पर रखी गई. Almost everything movable, starting from the ladles made out of the coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his beetles. पान सुपारी का डिब्बा भी वहाँ पे लाके रखा गया. The axe and the old radio set too had been produced.
कुल्हाड़ी भी वहाँ ला के रखी गई और पुराना रेडियो सेट भी ला के रखा गया। कहने का मतलब ये कि घर का सारा सामान वहाँ आंगन में लाकर इकट्ठा करके एक ढेर बनाकर रख दिया गया। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वाज मेड, सभी आइटम्स की एक लंबी लिस्ट बनाई गई, किसी चीज को छोड़ा नहीं गया था। I saw my elder brother rise. He stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. Perhaps a tear trickled down his cheek. With a heavy sigh, he left the place. तभी मैंने देखा मेरे बड़े भाई वहाँ पर आए, उन्होंने अपने हाथों में बंधी हुई कलाई घड़ी को खोला और उसे ढेर पर रख दिया। शायद उनकी आंख से एक आंसू भी गिरा। ये जो घड़ी थी ये हमारे पिताजी ने उन्हें दी थी जब उन्होंने 11वीं कक्षा पास की थी, और मैंने जब एमए की परीक्षा दिया था तो इसी घड़ी को मैंने गिरवी रखा था और तब मैं फीस भर पाया था अपनी। तो वस्तुओं के साथ भावनाएं भी अटैच होती हैं। आई वॉज साइलेंट, मैं शांत था, चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इनटू हिज वाइफ्स ईयर। मेरे मंझले भाई बीच बीच में कुछ चीज़ें बोलते रहते थे अपनी वाइफ के कानों में। एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कसाई है जो किसी को काट रहा है 3 हिस्सों में। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड। मुझे वो साल याद था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन। इट वॉज विंटर। तब हमें बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और ठंड का समय था, कंबल नहीं थे, तो मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो अपना कंबल मुझे देकर जाते थे ताकि मैं रात में ठंड से ना बीमार पड़ जाऊं। और वो स्वयं खुद खेतों में चले जाते थे, वहाँ काम करते थे रात भर। और मुझे आज फील हो रहा है कि मैं अब कमाने लगा हूँ। उसके बाद मैंने आज तक कभी अपने बड़े भाई के लिए एक गर्म कपड़ा तक नहीं खरीदा। I shivered with the cold and my own ingratitude. अकृतज्ञता के लिए अपनी मैं आज अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर। बंटवारे की जो प्रक्रिया थी वो करीब करीब पूरी हो गई थी। वट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर अग्रीड टू इट विद अ स्माइल। जो भी मेरे मंझले भाई ने मांगा वो मेरे सबसे बड़े भाई ने हंसते मुस्कुराते हुए दे दिया। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस। मेरे मंझले भाई ने मेरे हिस्से की ज़मीन खरीदने की पेशकश की और मुझे 18,000 रुपये देने की कीमत उन्होंने तय की। इन द इवनिंग my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. मेरे बड़े भाई मुझे उन खेतों की तरफ लेकर गए जो मेरा हिस्सा था। I quietly followed him. मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। We moved from boundary to boundary. Everywhere I could feel the imprints of his feet. पूरे खेतों में मुझे उनके कदमों के निशान दिख रहे थे। उनकी हथेलियों के निशान थे, उनकी उंगलियों के निशान थे। खेतों के ऊपर मेरे बड़े भाई के पसीने की बूंदें मुझे नज़र आती थीं जो मोतियों जैसे चमक रही थीं। वो मुझे खेत दिखा रहे थे उस तरीके से कि जैसे पिताजी हमें किसी अजनबी से मिलाते हैं। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर। सुबह मुझे भुवनेश्वर जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर। और मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं अपने बड़े भाई को फेस कर सकूं। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप जाने से पहले आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ। मैंने अपनी भाभी के हाथों में एक कागज़ का एक पेपर
टुकड़ा रख दिया, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे हिस्से की डिटेल्स लिखी हुई थी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्टेल्थली स्लिप्ड आउट ऑफ अवर हाउस, जिसमें ये लिखा था कि मेरे हिस्से का जो खेत है, जो मेरा जो हिस्सा है, वो मेरे सबसे बड़े वाले भाई को दे दिया जाए, और मैं चोरी से अपने घर से चला गया। उस पेपर पर मैंने लिखा था, ब्रदर व्हाट शैल आई डू विद द लैंड्स, मैं इन ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, मेरी ज़मीन तो आप हैं जिससे मैं ज़िंदगी भर मुझे कुछ ना कुछ हमेशा प्राप्त होता रहा है और होता रहेगा। आई नीड नथिंग सेव यू, तो आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, कृपया इसे स्वीकार करें। इफ़ यू डिनाई, यदि आप मना करेंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, मैं आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। बबली, तो ये कृतज्ञता इस प्रकार सबसे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के प्रति व्यक्त की। ये स्टोरी थी जिसके लेखक दास बेनहर हैं।